समर्थ की ओर से मैं जगन निवास अय्यर सभी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं से विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आसीन हों। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और भूतपूर्व सांसद श्री प्रफुल्ल उरड़िया जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री आर के ओली जी कृपया मंच पर विराजें। श्री जय प्रकाश शर्मा जी, स्वागत है सर। श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मयंक जैन से निवेदन है। धन्यवाद। द मेजॉरिटी रिपोर्ट। स्वतंत्रता को 70 वर्ष हो चुके हैं। देश विदेश में भारत वर्ष की आज चर्चा हो रही है। तेजी से विकसित हो रहा देश, विश्व की शक्तियों में गिना जाने वाला है अथवा गिना जाने योग्य देश। किंतु क्या है आज इस भारत का स्वरूप? क्या पूर्णतः हम विकसित, सुरक्षित, सबल, समर्थ, प्रभावशाली राष्ट्र बन पाए हैं? किन किन प्रकार के आभ्यंतर, भीतरी और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से राष्ट्र घिरा हुआ है? आज इस देश की राजनीति का स्वरूप क्या हो गया है और क्या होने जा रहा है? अबाधित अल्पसंख्यकवाद, अनब्राइडल्ड माइनॉरिटीज़म, जिसकी चर्चा प्राय नहीं ही की जाती है, जिसका व्यवहार खूब किया जाता है, कहां ले छोड़ेगा इस देश को? अल्पसंख्यकवाद और तुष्टीकरण के बाद अब उसमें सच्चरवाद भी जुड़ गया है, जिसके विषैले परिणाम हाल ही में मुजफ्फरनगर में हम लोगों को देखने को मिला है। श्रीयुक्त आर के ओली जी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और श्री जय प्रकाश शर्मा जो आईपीएस से रिटायर्ड हैं, इन दोनों ने बहुत ही शर्मसाध्य तरीके से यह पुस्तक मेजॉरिटी रिपोर्ट लिखी है, जो तर्कयुक्त ढंग से सच्चर समिति की सिफारिशों का न केवल खंडन करती है, बल्कि तथाकथित समावेशी विकास, सो कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, उसकी आड़ में जो बहुसंख्यक विरोधी और स्पष्ट दो रूप शब्दों में कहूं तो हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी राजनीति जो चलाई जा रही है, उसका उन्होंने बहुत ही योग्य रीति से पर्दाफाश किया है। पुस्तक को समर्थ में प्रकाशित कर आज इसका लोकार्पण होने जा रहा है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हाथों। उससे पहले कि पुस्तक का लोकार्पण समारोह और विद्वान वक्ताओं का उद्बोधन हो, मंच पर दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की घोषणा करना चाहता हूं।
मैं अब समर्थ के महामंत्री श्री मनीष मंजूर से निवेदन करता हूं कि संस्थान के विषय में 2 शब्द बोलकर उसका परिचय दें। मनीष। सभी को सादर प्रणाम। भारत के संविधान में देश के नागरिकों के लिए जो दायित्वों के पालन की जिम्मेदारी बताई गई है, उसकी कोई जिम्मेदारी का पालन नहीं करता है। उसको पालन करने के लिए लोगों को बताना, उनको जागरूक करना और उनको उस कार्य को करने के लिए मंच देना, यह समर्थ का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में जिस प्रकल्प कैरिड के द्वारा यह पुस्तक पब्लिश की गई है, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च रेफरेंस इंफॉर्मेशन एंड इनहैंस्ड डॉक्यूमेंटेशन, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा बहुत ही कम रही है वर्षों से। उस परंपरा को बनाए रखने में यह हमारा दूसरा कदम है। इससे पहले हमने अपनी पहली पुस्तक जो हमने पब्लिश की थी, राइट्स एंड रॉन्ग, जो आदरणीय श्री RMP सिंह जी द्वारा लिखी हुई थी, और इसको हमने पूरे देश भर में, हमारा मुख्य उद्देश्य ये पुस्तकें प्रकाशन करके बेचना नहीं है, ये पुस्तकों को प्रकाशन करके उनको उन स्थानों तक पहुंचाना जहां से सोच का निर्माण होता है, यानी हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे एकेडमिक सेंटर। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो हमने राइट्स एंड रॉन्ग पब्लिश की, उसको भी हमने देश की सभी यूनिवर्सिटी, आज 126 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आपको राइट्स एंड रॉन्ग मिलेगी। उसकी लाइब्रेरी में आपको राइट्स एंड रॉन्ग खोजना नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से मिलेगी। उसी प्रकार से ये भी पुस्तक आगे जाए, आगे की जनरेशन को ये पढ़ने को मिले, ऐसा हमारा पहला छोटा सा एक स्टेप है। इसी को ध्यान में रखते हुए समर्थ का यह आज का कार्यक्रम है। मैं बहुत अन्य भी प्रकल्प हैं, हमने उत्तरांचल में सेवा कार्य भी किए, हमने जबकि वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत बड़ी लेवल पे आकर के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, उस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। और हम लोगों को अवेयरनेस, एक ऐसा संगठन होकर के भी हम हिंदू वोट बैंक कैसे आवश्यक है उस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह वोट बैंक नहीं बनेगा तो ऐसे सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा जैसी कमेटियां बनती रहेंगी, और ये बहुत आवश्यक है अगर सच्चे सेकुलरिज्म को बचाना है तो। मैं ये थोड़ा अलग शब्द उपयोग कर रहा हूँ, सच्चा सेकुलरिज्म मतलब हिंदू वोट बैंक चाहिए। तो मैं इतना ही अभी कहूँगा, बाकी बहुत सारे प्रकल्प हैं, एडिटोरियल, भरतपुत्र, श्री, वसुधा, भारत ज्योति और अन्य ऐसे बहुत सारे प्रकल्प में हम काम कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं मंच संचालक जी अय्यर जी को आगे के लिए धन्यवाद मनीष। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले पुस्तक के विमोचन का अगला चरण बढ़ाते हुए मैं मंच पर उपस्थित महानुभावों से निवेदन करूंगा, पुस्तक की प्रतियों का विमोचन कर द मेजॉरिटी रिपोर्ट का विधिवत लोकार्पण करें।
धन्यवाद। अब मैं श्री जे.पी. संजय प्रकाश शर्मा जी से निवेदन करूँगा, जो पुस्तक के दोनों लेखकों में से एक हैं। पुस्तक के विषय में, उसकी भूमिका और उसकी पृष्ठभूमि के विषय में 2 शब्द कहें। शर्मा जी मंच पर। भट्टागण तथा देवियों और सज्जनों, मैं कैसे एक पुलिस अफसर होता था एक ज़माने में, और पुलिस का लिखने पढ़ने से आमतौर से कोई संबंध विशेष तक होता नहीं, माना नहीं जाता था। शुरू में 34-35 साल नौकरी की, तो मैं भी जब शुरू किया था 1954 में, तो एक हीरो वर्शिप चलती थी और हम लोग नेहरू जी को बड़ा आदर्श करते। वो काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद रिटायर हो गया 88 में। उसके बाद कुछ पढ़ने का अवसर मिला, कुछ अपनी सोच जागृत हुई, तो धीरे धीरे कुछ सोचने का सर्कल बढ़ा। USI का मैं सदस्य बन गया, लिखना शुरू किया, कुछ लिखता रहा। ज़्यादातर पाकिस्तान पर लिखता रहा, पाकिस्तान, इस्लाम, मिडल ईस्ट और गवर्नेंस। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर हम लोगों ने एक अपनी संस्था बनाई, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सीनियर IPS ऑफिसर्स। उसके थोड़े दिन बाद फिर एक और संस्था के ओर आकर्षित हुआ, जिसके गाइडिंग स्पिरिट, मूविंग स्पिरिट हमारे मित्र गौरी जी हैं। नाम है पेट्रियट्स फोरम। पेट्रियट्स फोरम ने भारत की सेवा में क्या कर सकते हैं वो करने का व्रत लिया हुआ है। मैं भी उसी का सदस्य हूँ। शुरू ये बात है सन 2005 या 6 की बात है। 2006 में हमने सुना हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा एक मीटिंग में कि देश के साधनों पर, संसाधनों पर सबसे प्रथम हक वो माइनॉरिटीज़ का और स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का। मुझे ये उनका विचार बहुत कष्ट देने लगा। सोचता रहा क्यों। उसके बाद जैसे जैसे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी बढ़ी, तो यही देखता रहा कि हिंदुओं पर सरकार की तरफ से अन्याय और अत्याचार ही होते रहते हैं, और इस देश में 80% की संख्या होने पर भी हम लोग चुपचाप अन्याय और ये सहते रहते हैं। इस विषय पर भी मैंने लिखना शुरू किया और एक आर्टिकल मैंने लिखा, द इमेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। यानी जो मुगल राज्य के समय में हिंदुओं की अवस्था थी, वही करीब करीब अब हो गई। अब इसका प्रतिकार कैसे किया जाए? प्रतिकार करने के लिए हम लोगों ने कहा कि इसकी चेतना हिंदुओं में फैलाई जाए तो वो कुछ करेंगे। अब हिंदुओं में दिमाग की कमी नहीं है, एक से एक बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जाने क्यों किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि ये अन्याय हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और ये तो हो रहा है, इसका परिणाम आगे क्या होगा। यही एक विचार था जो हम लोगों को ये पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित करता रहा।
मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। मुख्य काम मेरे कलीग श्री गौरी जी ने किया। तो बहरहाल जो भी है, अब हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात से है कि जो अब ये कहते हैं करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप पर मुस्लिम्स को दिए जा रहे हैं। हिंदू भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदुओं की बॉडी है, स्टूडेंट्स बॉडी ABVP या क्या है, वो कुछ नहीं बोलते। क्यों? तो यही एक वो है कि हमारा क्या ऐसी मानसिकता बन गई है कि जो भी अत्याचार हो हम पर, हम उसको चुपचाप सहन करते हैं। यदि ऐसी मानसिकता रही तो थोड़े दिनों में हमारा सर्वनाश निश्चित है। इसी मानसिकता को मिटाने के लिए और हिंदुओं में चेतना जागृत करने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास हम लोगों की तरफ से किया गया। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप यहाँ पधारे और इस में हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयप्रकाश जी। श्री जयप्रकाश शर्मा जी के इस संबोधन के पश्चात मैं निमंत्रण देना चाहूँगा पुस्तक के दूसरे लेखक, अवकाश प्राप्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री राम कुमार ओबी जी, जिनका परिश्रम और अध्यवसाय इस पुस्तक के रूप में आप लोगों के सम्मुख धन्यवाद गुरेडिया जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मिस्टर OP गुप्ता, JP शर्मा, मयंक जैन, मनीष, जिन लोगों ने इसमें काम में काफ़ी मेरी सहायता की। ऐसा है, ये इरादा इस पुस्तक को लिखने का काफ़ी दिन से था, लेकिन अल्टीमेटली जब ये देखा कि साहब इसको लिखने के लिए कुछ रिसर्च की ज़रूरत है, तो हमने उसकी तरफ ध्यान दिया और उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे आए, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जो विश्व भर में 5 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे कि किसी भी आदमी का, किसी भी संस्था का, किसी भी धर्म का, किसी भी लोगों का, किसी देश का मापदंड किया जाए कि वो आगे है पीछे है। वो उसमें आप देखिए, हिंदुओं में इन्फेंट मॉर्टेलिटी ज़्यादा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी इज जो 1 साल और उससे नीचे के बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है। हिंदुओं में चाइल्ड मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, जिनमें शामिल हैं 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनकी डेथ होती है। फिर इसके अलावा हिंदुओं में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज लोअर देन मुस्लिम्स। मुसलमान ऑन एन एवरेज ही लिव्स लॉन्गर देन एन चाइल्डहुड से, बच्चे उनके बेटर फेड हैं, बेटर दिस हैं, और उनके जो लाइफ की लॉन्जेविटी है वो ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी जब मैंने सच्चर कमेटी को पढ़ा देखा, मैं दरअसल बेसिकली एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का रहा हूँ, तो ये उसमें पाया मैंने कि इन्होंने इन सब चीज़ों को दरगुजर कर दिया और उसके अंदर लिखा है कि ये तो माना कि ऐसे में ये मुसलमान की इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम है हिंदुओं से, चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी हिंदुओं से बेटर है, लेकिन इसका कारण वो सच्चर रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इसका कारण शायद मुसलमानों के अंदर जो बच्चे पालने की का तरीका है वो बेटर है, ये हो सकता है। अब मैं माथा ठनका के भी अगर सब सहारन अफ्रीका में, माली में, सोमालिया में, ये सब इंडाइसिस से उनको आप बैकवर्ड कहते हैं सब सहारन कंट्रीज को, तो आप हिंदुओं को क्यों नहीं कहते कि भाई ये उनसे मुसलमानों से पीछे हैं? सिंपल सी बात है और इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा, ज़्यादा बुक पढ़ने से पता लगेगा कि
1998 में and on an average a Muslim lived 1.2 years longer than his Hindu counterpart. जो 2005-2006 का सर्वे हुआ उसमें आया कि एवरेज मुस्लिम लिव्स 3 years longer than his Hindu counterpart. यानी मुस्लिम longevity of life quantum jumped by more than 5 years, that of Hindus jumped only by 3 years. तो ये this itself shows that Hindus are receding, we are going back, and Muslims are fast forward march. और फिर इसके अलावा सच्चर कमेटी में किया गया कि साफ स्कॉलरशिप दी जाए, इनको ये किया जाए, लोन दिया जाए। वो अपने हमारे मित्र हैं डॉक्टर ओ पी गुप्ता, मैंने इनसे भी वो मटेरियल लिया और इन्होंने मिस्टर गुप्ता साहब ने अपनी वेबसाइट पर भी डाला हुआ है। तो उसमें ये निकला देखने से कि जो मैंने सलमान खुर्शीद की जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ी उसमें ये निकला कि पिछले 6 साल में 2 करोड़ स्कॉलरशिप केवल 5 माइनॉरिटीज़ को दी गई हैं, जिसमें शामिल हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड पारसीज। Not one scholarship out of those 2 crore scholarships has been given to any Hindu child. On the contrary, Center for Study for Developing Societies की एक स्टडी है, उसमें प्रेजेंटेशन हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसका मैं लाइफ मेंबर हूँ। मैंने भी वहाँ एक पेपर पढ़ा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि द इंसिडेंस ऑफ वेरी पुअर पीपल इज हायर अमंग हिंदूज दैन अमंग मुस्लिम। वो 27,000 के सैंपल के बाद उन्होंने एक करने के बाद वो स्टडी की थी और ये फैक्ट वहाँ बताया गया इन ए पैक्ड हॉल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मैं लाइफ मेंबर हूँ। एंड आई हैड ऑल्सो प्रेजेंटेड ए पेपर देयर। माई फाइंडिंग्स एंड दोज ऑफ संजय कुमार वर बेस्ड ऑन डिफरेंट डाटा वर सेम, बट देन सच्चर ignored all that. And they ultimately, by twisting the fact, they gave a verdict that Muslims are the most backward, which is not correct. ये globally accepted fact है कि जिस कम्युनिटी में छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की और चाइल्ड डेथ ज़्यादा हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो, वो ज़्यादा बैकवर्ड है। रीज़न 2, 1 इनएडिक्वेट फूड और दूसरा इनएडिक्वेट मेडिकल केयर। अब आप इसको देखिए, और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़ कहीं भी जाइए, चौराहे पर जो लोग खड़े हैं, जो फटे हुए कपड़ों में हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, शिवर्ड और जगह जगह पैसा पाई घूमते फिरते हैं, वो कौन है? माय डियर फ्रेंड, मी एंड मित्तल वंस चेक्ड अप, in Delhi only 90% of them are Hindus. वो सब कोई हरियाणा से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई कहीं से आया है। आप उनके अंदर जो सड़क पर मांगते दिखाई देते हैं, कोई आपको सिख नज़र आता है, कोई आपको क्रिश्चियन नज़र आता है, कोई आपको स्कल कैप वाला मुसलमान नज़र आता है? नहीं, वो सब हिंदू हैं। और इसका कारण ये है कि we were slaves for 900 years. पहले मुसलमान इन्वेजन के बाद में ब्रिटिश के। बोथ Muslims and Christians have ruled over India, and now they claim that they are backward, and that thing has been accepted by Justice Sachar that they are backward and Hindus are. सवाल ये है कि हमारे जो लोग हैं, ये ठीक है कि स्कॉलरशिप का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब की, उस निर्धन की बात सोचिए जो गांव में रहता है या किसी झुग्गी में रहता है और उसके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती केवल इसलिए कि वो हिंदू है। ना अगर वो मुसलमान हो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर वो क्रिश्चियन हो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर वो बुद्धिस्ट हो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, सिख हो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, और अगर वो पारसी है, पारसी आर द मोस्ट प्रॉस्परस पीपल एंड दे आर ऑल्सो 97% is the Parsi literacy in the country. Hindu literacy is 65%, and Christian literacy is more than 80%. Sikh literacy is near 70%, and Parsi 97%, and Buddhist is more than 70%. इन सब की लिटरेसी रेशियो ऊपर है, इन सबको स्कॉलरशिप मिल सकती है,
बट नॉट टू ए हिंदू चाइल्ड। रीज़न ये है हम लोगों को आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, दीन हैं, मस्कीन हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं, जिनको ये पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, इसलिए हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते, हम बोल नहीं सकते। ये है हिंदू समाज की असल हालत। दरअसल तो ये है कि हिंदू समाज सोया हुआ है और हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो वाइड अवेक हैं। लेट मी टेल यू, उन्होंने इस तरीके से, मैंने इसके अंदर लिखा भी है, उन्होंने इस तरीके से एक ब्रॉड डे लाइट रॉबरी की है। दिस ब्रॉड डे लाइट रॉबरी ये है कि दे हैव रॉब्ड sons and daughters of 35 crore Hindu who are living below the poverty line, not one scholarship. 35 करोड़ हिंदू जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनके किसी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं, लेकिन 20% माइनॉरिटीज, उनके बच्चों के लिए 2 करोड़ स्कॉलरशिप। इसका आने वाला रिजल्ट क्या होगा? तो मैंने और शर्मा जी ने कई दफ़ा ये आपस में हमने डिस्कस किया, और ये इसमें एक इकोनॉमिक्स की टर्म्स है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट से ये होगा कि 10 साल के बाद मुसलमान विल लिव 10 years longer than an average Hindu, but still he will be treated as backward and given a scholarship. This is what the present dispensation is doing. आखिर को 1 साल 1.2 ईयर आगे थे, उस वक्त भी आपने कहा कि ये पिछड़े हुए हैं, और अब वो जो 3 वर्ष आगे हैं, और ये सेंसस है 2005-2006 का, सच्चा रिपोर्ट फाइनलाइज किए 2007 में। 2007 में भी ये अगर सच पता करके वो लिख देते तो ये अन्याय नहीं होता, लेकिन जो अन्याय जारी है इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और व्हाट दे हैव डन इज, आई कॉल इट डे लाइट रॉबरी। आई विल यूज द वर्ड डे लाइट हीस्ट बिकॉज they have robbed these people by issuing advertisements। एक पेज आधा पेज माइनॉरिटीज को ये दिया जा रहा है, माइनॉरिटी ये दिया, और वो सारे एडवर्टाइजमेंट छपते रहे, हम सब सोते रहे। और उन्होंने इन 2 करोड़ स्कॉलरशिप में से एक भी स्कॉलरशिप नहीं किसी गरीब हिंदू को दी, और उनको सबको और गड्ढे में धकेल दिया। और ये है डे लाइट रॉबरी। अच्छा, फिर रॉबर में भी फर्क है जो मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा है, रॉबर नॉर्मली उसको रॉब करता है जिसके पास धन हो, कुछ साधन हो, धन हो, या वेल टू डू हो, उसी को रॉब करता है। इन लोगों ने उन लोगों को रॉब किया जिनके पास कुछ नहीं है, जो धनहीन है, निर्धन है, जिनको अपने इस पोजीशन का पता नहीं। अब छोटी सी है चीज़, अभी इसने मनीष ने जिक्र किया, इसने इन लोगों ने उसको किया है जो कि आप समझे कि बिल्कुल अज्ञान है और जिनको पता नहीं। और आपको शायद जान के पता होगा कि 4.5 करोड़ रुपया पिछले साल बजट में प्रणब मुखर्जी ने दिया था, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स को 1 साइकिल दी जाएगी, ऐसा उसमें फैसला किया गया। लेकिन कोई हिंदू लड़की 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाली साइकिल प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो हिंदू है। वो साइकिल मिल सकती है मुसलमान को, क्रिश्चियन को, बुद्धिस्ट को, सिख को, पारसी को, बट नॉट टू हिंदू। इफ दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन देन व्हाट इट इज, एंड इफ दिस इज नॉट रॉबरी, व्हाट इज रॉबरी? तो ये एक प्रश्न मैंने हम लोगों ने इसमें उठाया है। बाकी बहुत कुछ है कहने को इस सब्जेक्ट पर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि और काफ़ी कार्रवाई आगे चलनी है, तो इसलिए क्षमा।